हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन टॉपिक स्टार्ट किया था, लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर पढ़ लिया था, राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया था, उसके ऊपर दो ही क्वेश्चन भी करवा लिए थे, है ना। आज अपन आगे बात करते हैं, उसके और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड, वेपर प्रेशर से रिलेटेड। देखिएगा क्या है, अपन को क्वेश्चन दे रखा पी नॉट ए 200 mm ऑफ एच जी एंड पीबी नॉट जो दे रखा है वो 100 mm ऑफ एच जी। 2 मोल ए and 3 mole B form ideal solution, then calculate PS, YA and YB। ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। इन तीन चीजों को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, सिंपल सी बात है। पीएस कैलकुलेट करना है तो पीएस इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। यही बात है। एक्स ए और एक्स बी कैलकुलेट करने के तरीके पहले आपको बताया जा चुके हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन ए 2 मोल ए अपॉन टोटल मोल 2 + 3 प्लस ये 100 3 अपॉन 2 + 3, तो ये हो गया 200 इंटू 2/5 प्लस 100 इंटू 3/5। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 80 + 60 इज इक्वल टू 140 mm ऑफ एच जी। फर्स्ट। सेकेंड नंबर बात सुने, मेरे को कैलकुलेट करना है वाई ए, तो वाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए अपॉन पी एस। पी ए क्या होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन पी एस। पी ए नॉट इंटू एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 80 अपॉन 140, ये आ जाएगा 4/7। अगर वाई ए ये आया तो वाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/7। आगे बात सुन, सिंपल सा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है सारे। अगली प्रॉब्लम देखिएगा, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है 1 मोल ए प्लस 3 मोल बी है। द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोल ए एंड 3 मोल बी इज 550 mm ऑफ एच जी। क्या दे रखा है, द वेपर प्रेशर of the solution containing 1 mole A and 3 mole B is 550 mm of Hg. If 1 mole B is added, then vapor pressure increases by 10 mm of Hg. Calculate PA naught and पीबी नॉट। ये पूछा है, पीए नॉट एंड पीबी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। अपने पास 550 दे रखा था इनिशियल में, मैंने माना पीए नॉट होगा प्लस एक्सए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 प्लस पीबी नॉट इंटू 3/4 मल्टीप्लाई कर लो, ये इक्वेशन बनने वाली है। सेकेंड नंबर इक्वेशन, 550 में 10 mm ऑफ एच जी बढ़ गया तो 560 हो गया। पी ए नॉट इंटू 1/5 प्लस पीबी नॉट, टोटल मोल कितने हो गए 5 और 4/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये बन गई इक्वेशन। बन गई ये दोनों इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर ले, 2 - 1 करो तो पीबी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600 mm ऑफ एच जी। ये 600 यहां पे रख दो तो पी ए नॉट कितना आ जाएगा, 400 mm ऑफ एच जी। समझ में आई बात या नहीं आई, बोलो, देखो आराम से, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें।
PA नोट दे रखा है 600 mm ऑफ Hg एंड PB नोट दे रखा है 400 mm ऑफ Hg। 1 मोल A है प्लस 1 मोल B है सॉल्यूशन में। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिल्ड सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिल्ड सॉल्यूशन। जो डिस्टिल्ड सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करने का बोला है। तो देखो डिस्टिल्ड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो इसका मतलब समझे, मीनिंग समझे कि इस डिस्टिल्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, सुने बात को। कंडेंसेट भी बोला जा सकता है, इसको क्या बोला जा सकता है, कंडेंसेट। जैसे ये कोई लिक्विड सॉल्यूशन था, यहां पे मूल फ्रैक्शन थी XA और XB, ये वेपर फेज में आ गया YA और YB। ये जो बनी है YA और YB, इसको आप क्या करें, कंडेंस करें। अगर आप इसको कंडेंस करते हो, अगर आप इसको कंडेंस करते हो तो अब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये आ गया साहब लिक्विड फॉर्म में, ये लो। अगर ये लिक्विड फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब YA और YB तो अब यहां पे होगा। भैया ये YA और YB जो था वेपर था, वेपर को मैंने किया कंडेंस एक नए कंटेनर में, तो कंडेंस करूंगा, इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो लिक्विड फॉर्म में YA और YB होगा। अब यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, YA डैश और YB डैश बनेगा। ठीक है, मेरे को इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए, तो इसका PS तो ये होगा PA नॉट इंटू YA प्लस PB नॉट इंटू YB, यही तो होगा। बोलो YA लिक्विड, यहां XA की जगह YA आ गया, बस यही तो फर्क आया, तो ये होगा। मैंने कहा ठीक है, तो इसका YA कैलकुलेट करो। यहां से पहले YA इज इक्वल टू PA अपॉन PS आएगा, करो कैलकुलेट। PA नॉट 600 इंटू 1/2 अपॉन 600 इंटू 1/2 प्लस 400 इंटू 1/2, ये कितना आ गया 300 अपॉन 300 प्लस 200 मीन्स कितना आया 3/5, तो YB कितना आ जाएगा 2/5। ये लो आ गया, वैल्यू पुट कर दो वहां ले जाके। PS इज इक्वल टू PA नॉट 600 इंटू YA की वैल्यू 3/5 प्लस PB नॉट 400, YB की वैल्यू 2/5, ये आ गई 360 प्लस 160 इज इक्वल टू 520 mm ऑफ Hg। तो डिस्टिल्ड सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया। डिस्टिल्ड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो वेपर बनती है उसको कंडेंस्ड करो, कंडेंस करने के बाद उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात, ओके है सब। चलो आगे, चल आगे और बात करो न्यूमेरिकल्स की। और बात करो, चलिएगा आगे देखिए। $18 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 180 gram water at 100 degrees Celsius. Calculate vapor pressure of solution. वेपर प्रेशर किसका कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सुनना बात को ढंग से, सुने बात को।
मेरे को वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ग्लूकोज जो है उसको कंसीडर करना है एज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास ये फॉर्मूला है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी का फॉर्मूला तो पढ़ा है, लेकिन पी ए नॉट नहीं है। सुनना बात को ढंग से, पी ए नॉट का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में वो कितना होता है 760। ये अंडरस्टूड है, ये आगे जब मैं बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा उस समय वापस बताऊंगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर अंडरस्टूड होता है 760 mm ऑफ Hg होगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, एग्जामिनर कभी देगा नहीं, ठीक है। तो पी नॉट तो आ गया मेरे पास, ये लो। तो मेरे को पी एस कैलकुलेट करना है तो कर लेंगे कैलकुलेट, 760 माइनस पी एस अपॉन 760। 18 ग्राम ग्लूकोज है तो 18 डिवाइड बाई 180, 18 डिवाइड बाई 180 प्लस 180 डिवाइड बाई 18, 0.1। ये 10 के कंपेरेटिव में 0.1 तो कम ही है ना। तो इस कंडीशन में आप काम करो, 0.1 डिवाइड बाई 10 ही कर दो, 0.01 आ जाएगा। ये हो जाएगा 760 माइनस पी एस इज इक्वल टू 7.6, तो पी एस इज इक्वल टू 752.4 mm ऑफ Hg। 752.4 mm ऑफ Hg आ जाएगा, बोलो 752.4 mm ऑफ Hg आ जाएगा। हो गया सर। बस इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये, कभी भी अगर ऐसे देता ना इतने पे बॉयल हो रहा है, क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएगा आपको मॉड्यूल वगैरह में कि प्योर लिक्विड है, बॉइल्स एट 88 डिग्री सेल्सियस। 88 डिग्री सेल्सियस का मतलब बॉयल होने का मतलब ये हो गया उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोलेगा एट 88 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो उस समय पी नॉट नहीं दे रखा है आपको, तो पी नॉट की वैल्यू अपना अंडरस्टूड कितनी हो जाएगी 760 mm ऑफ Hg, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर हमेशा 180 m होता है। बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू 180 m में 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, पी ए नोट दे रखा है 4 मिलीबार, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ volatile solvent if NVS is added, then vapor pressure becomes equal to 3.2 मिलीबार। अगर मैंने इसमें क्या ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर कितना हो गया 3.2 मिली बार हो गया। सुनना बात को, नॉन वोलेटाइल है तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू कितना होगा एक्स बी होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। मेरे को तो एक्स ए कैलकुलेट करना है वोलेटाइल सॉल्वेंट का, तो एक्स ए इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी ए नॉट मीन्स 3.2 अपॉन 4 मीन्स 0.8 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगला क्वेश्चन, मेरे से अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए पी ए नोट जो है वो 6 mm ऑफ Hg है और पी बी नोट जो है वो 2 mm ऑफ Hg है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कैलकुलेट द एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट विच पी ए इज इक्वल टू पी बी, जिसपे क्या बराबर हो जाए पी ए इक्वल टू पी बी बराबर हो जाए। तो ठीक है, सुने बात कोई, पी ए बराबर पी बी करना है ना आपको, तो कर दो पी ए बराबर पी बी इज इक्वल टू क्या होगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये होगा। पी ए नॉट की वैल्यू 6 है, एक्स ए हो गया, पी बी नॉट की वैल्यू 2 है, एक्स बी की जगह लिख देंगे 1 माइनस एक्स ए। मेरे को तो एक्स ए कैलकुलेट करना ना, तो ये हो जाएगा 3 एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए
4x a इज इक्वल टू हो गया 1, x a इज इक्वल टू आ गया 1/4 मीन्स 0.25, x a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो, आ रहा समझ में? तो ये देखो क्वेश्चन मैंने बता दिए, कितने हो गए 5 तो अभी बता दिए, कितने बता दिए 5 6 अभी बता दिए, 2 कल करवा दिए थे वेपर प्रेशर से रिलेटेड, 8 क्वेश्चन हो गए, देख लो। ठीक है, बहुत है इतने, क्यों और बताया जाए कुछ? ठीक है, और टाइम मिलेगा तो उसे अकॉर्डिंग अपन और देख लेंगे, अभी के लिए इतने बहुत है, मैंने हर लगभग एक एक टाइप को कवर कर लिया है। अब चले बात आगे करते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं, 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आपको हमेशा ऐसे ही करना है, फर्स्ट लेवल, लास्ट लेवल, उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड लेवल चेक करना है। चलिए, अब अपना टॉपिक पे आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, इसको अपन को कैसे टैकल करना है। सुने बात को, मेरे पास 2 चीज है, एक तो वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड है, ठीक है, वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, PS सॉल्यूशन का कैलकुलेटेड। किससे कैलकुलेट करते हो? मैंने कहा राउल्ट्स का लॉ है। राउल्ट्स का लॉ क्या है? PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, ये राउल्ट्स का लॉ हो गया। ठीक है साहब, एक वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेरिमेंटल है या फिर ऑब्जर्व है, तो उसको मैंने लिख दिया PS ऑब्जर्व। क्या लिख दिया? PS ऑब्जर्व। सुने बात को, केस फर्स्ट, अगर PS मींस वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड ऑब्जर्व के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए? ऑब्जर्व के इक्वल आ जाए, मींस इसके इक्वल आ जाए, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के इक्वल आ जाए, मींस राउल्ट्स के लॉ से जो आपने कैलकुलेटेड किया वो एक्सपेरिमेंटल के बराबर आ गया, इसका मतलब राउल्ट्स लॉ इज वैलिड। राउल्ट्स लॉ इज वैलिड। राउल्ट्स लॉ अगर वैलिड होता है तो सॉल्यूशन जो होता है, ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। कैसे सॉल्यूशन बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर P ऑब्जर्व, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व एंड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड आर इक्वल, देन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज आइडियल। ठीक है, केस सेकंड, if PS calculated is not equal to PS observe, अगर ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब राउल्ट्स लॉ वैलिड हुआ ही नहीं, क्योंकि P कैलकुलेटेड किसके बराबर आएगा? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। इसका मतलब P ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। इसका मतलब ये हुआ राउल्ट्स लॉ वैलिड नहीं है, राउल्ट्स लॉ इज नॉट वैलिड, it means nature of solution is non-ideal। मैंने कहा भैया देखो बात ऐसी है कि नॉन आइडियल हुआ तो बराबर नहीं हुआ, तो 2 केस बनेंगे वापस इसके अंदर। अगर P ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड तो 2 केस बनेंगे, या तो P ऑब्जर्व ज्यादा होगा P कैलकुलेटेड से, या P ऑब्जर्व कम होगा P कैलकुलेटेड से, यही बात होगी। अगर P ऑब्जर्व ज्यादा हो गया, मतलब एक्सपेरिमेंटल ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ होगा।
तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया। और यहाँ पे ऑब्जर्व कम हो गया, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, जैसा सोच रहे थे उसके कंपेरेटिव में क्या हो गया, बढ़ गया। अगर पी ऑब्जर्व ज्यादा आता तो डेविएशन तो शो करेगा ही करेगा, आइडियल है नहीं, आइडियल से डेविएशन तो शो कर रहा है। कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, डिफरेंस आएगा पॉजिटिव, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसको कैसा बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात आ रही समझ में, एक पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, एक नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। बात क्लियर सारी, आगे चलो, बोलो चले आगे, चलो ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। तो ये तो बात मेरे को समझ में आ गई कि अगर वेपर प्रेशर, राउल्ट्स का लॉ वैलिड है, इसका मतलब सॉल्यूशन आइडियल होगा। राउल्ट्स का लॉ वैलिड नहीं है, इसका मतलब पी ऑब्जर्व जो आ रहा है वो कैलकुलेटेड के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पी ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, मीन सॉल्यूशन का नेचर जो होगा वो नॉन आइडियल होगा। बराबर नहीं आ रहा है तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा। ज्यादा आ रहा है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, कम आ रहा है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, क्योंकि लिखवा रखा है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यही बात हुई। अब देखिए पी ऑब्जर्व ज्यादा है तो डिफरेंस देखो ना, पी ऑब्जर्व और पी कैलकुलेटेड का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, पी ऑब्जर्व कम आ गया तो डिफरेंस देखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बात, चले आगे। अब सुने बात को, इसके ऊपर कैसे सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। देखो मैंने ऐसे लिखा, पी ए नॉट 200 mm ऑफ एच दिए, सॉरी, एंड पीबी नॉट 80 mm ऑफ एच दिए। मैंने आपसे ये बोला एन ए बी 2 है और एन बी जो है वो 1 मोल का है, ठीक है, या ऐसे रख लो 3 मोल रख लो इसको, एन बी 3 मोल है, ठीक है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, देखो कितना होगा वो देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 140 mm ऑफ Hg, ये गिवन है आपको। बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, आइडियल है या नॉन आइडियल है, ठीक है। और अगर नॉन आइडियल है तो कैसे डेविएशन का है, पॉजिटिव डेविएशन का है या नेगेटिव डेविएशन का, वो भी बताना है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, पी एस कैलकुलेटेड कर लेते हैं। तो मैं कैलकुलेटेड कैसे करते हैं, राउल्ट्स के लॉ से। अच्छा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से करो कैलकुलेटेड साहब। किया कैलकुलेटेड तो क्या आएगा भैया, देखो 200 इंटू 2/5 प्लस 80 इंटू 3/5, सही बात है। तो पी एस कैलकुलेटेड जो आएगा वो क्या आएगा भैया, वहां तो आ जाएगा कितना 80 और इधर आ जाएगा 48, 128 mm ऑफ एच जी आना चाहिए था। एक्सपेरिमेंटल ये दे रखा है, इसका मतलब पी एस ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन पी एस कैलकुलेटेड आ रहा है, इसका मतलब नॉन आइडियल तो होगा, ये बात तो श्योर है। और पी ऑब्जर्व ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, बोलो समझ में आ गई बात सारी गणित। चलो अब आगे बात सोचते हैं। अब डिफरेंस की बात करते हैं, आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस कैसे होगा। न्यूमेरिकल समझ में आ गया ना, कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। चलो अब इसके बात करते हैं अपन बेसिक डिफरेंस क्या होंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। चलो इधर देखो, इधर मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूं,
इधर तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूं, है ना। इधर आइडियल सॉल्यूशन रख रहे हैं अपन, उस आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या पॉइंट होगा वो अपन देख लेंगे, ठीक है। इधर रख रहा हूं मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल को भी वापस मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, कौन कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। इधर रखूंगा पॉजिटिव डेविएशन एंड इधर रखूंगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बात। ये बेसिक बात है। अब अपन एक एक प्रॉपर्टी लेंगे और अपन बात करते जाएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें डेफिनेशन से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड बात करते हैं। डेफिनेशन से रिलेटेड क्या बात, कि राउल्स लॉ वैलिड है तो आइडियल सॉल्यूशन है, अदरवाइज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ इज वैलिड मीन्स PS observe is equal to PS calculated is equal to PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। यही बात आएगी, ठीक है। यहां पे आपको सीधा लिखना है राउल्स लॉ इज नॉट वैलिड। मैं दोनों साइड के लिए एक ही पॉइंट लिख रहा हूं, राउल्स लॉ इज नॉट वैलिड। वैलिड नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें P ऑब्जर्व जो होगा वो P कैलकुलेटेड से ज्यादा आएगा, और इसमें P ऑब्जर्व जो आएगा वो P कैलकुलेटेड से कम आएगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया, P ऑब्जर्व P कैलकुलेटेड से कम ज्यादा आएगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर गणित। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया डेफिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, डेफिनेशन का हो गया। सेकंड नंबर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ होगा। मैंने पहले भी बताया कि वेपर प्रेशर का सारा खेल जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऑपरेट होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया होगा, तो मैंने कहा देखिए आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर चेंज नहीं हुआ, जैसा सोचा वैसे ही आया। एक्सपेरिमेंटल भी, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाता तो फिर तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाता, ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि वेपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले था ए और ए के बीच में, या फिर बी और बी के बीच में, अभी भी वो इक्वल है, किसके बराबर है, ए बी के बीच में। क्यों, ए सॉल्वेंट को और बी सॉल्वेंट को आपस में ऐड करोगे तो नया मॉलिक्यूल बनेगा, नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में बनेगा। तो ये तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अप्रोक्सीमेट क्या होने चाहिए, अभी भी बराबर होने चाहिए। अगला पॉइंट देखें, पॉजिटिव डेविएशन है तो नॉन आइडियल में बराबर तो होगा नहीं। पॉजिटिव डेविएशन में मैंने बोला था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए। इसका मतलब ओल्ड वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यू से, और इधर जो होगा वो ओल्ड वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो न्यू वाले से क्या होगा, कम। न्यू वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आएगी बात। ये दो पॉइंट हो गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। थर्ड नंबर बात करें, थर्ड नंबर डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग, जब दो सॉल्वेंट को आपने मिक्स किया तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ। अगर 100 ml लिया, इसको 100 ml लिया, दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, 200 ml हुआ या नहीं हुआ, या फाइनल कितना आया, 190 आया, या 210 आया, या 200 आया। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा। दो वॉल्यूम जो होता ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो स्पेस ज्यादा गिरेगा। अगर स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स लेस,
देन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या करेंगे, मोर स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, मींस वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो चेंज हुआ ही नहीं, तो पहले जितने मॉलिक्यूल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था अभी भी उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब पहले जितना वॉल्यूम था अभी भी उतना ही वॉल्यूम होगा। पहले 100 मिला के 200 हो रहा था, अभी भी 200 ही होना चाहिए। अगर अभी भी 200 ही हो रहा है तो फिर तो डेल्टा वी मिक्सिंग का क्या आना चाहिए, 0। आपने कहा यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। फाइनल वॉल्यूम 210 हो गया, इनिशियल वॉल्यूम 200 था, तो डेल्टा वी जो आएगा वो 10 आएगा, मींस पॉजिटिव आएगा। और यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये लो, ये एक पॉइंट हो गया डेल्टा वी मिक्सिंग का। ठीक है बात, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट बात करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग की। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या, दोनों को मिक्स करने पर एंथैल्पी या एनर्जी में क्या चेंज हुआ, एंथैल्पी या एनर्जी में क्या चेंज हुआ। सुने बात को, एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। किसी बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और कोई बॉन्ड बन जाएगा नया तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी, जितना वीक बॉन्ड बनेगा उतनी एनर्जी कम रिलीज होगी, या जितना बॉन्ड वीक होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो मैंने कहा पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी था उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए मेरे को 100 की एनर्जी चाहिए थी, ए में भी 100 की चाहिए, बी में भी 100 की, तो मैंने ब्रेक कर दी तो 200 की एनर्जी दे दी मैंने, 200 की एनर्जी दे दी। देना है सिस्टम को मतलब प्लस का 200, क्या लिखा मैंने, प्लस का 200। ठीक है, अब A2 और B2 को मिलाया तो 2AB बना। इस बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो इसका मतलब 100 की एनर्जी रिलीज होगी एक बॉन्ड बनने पर, 2 बॉन्ड बने तो 200 की एनर्जी रिलीज होगी। 200 की एनर्जी रिलीज होगी तो माइनस का 200, प्लस का 200, माइनस का 200, ओवरऑल बात हुई। क्या कोई लॉस हुआ क्या, मैंने किसी को 200 रुपए दिए, इसने मेरे को वापस 200 रुपए दे दिए, तो मेरे को कुछ लॉस हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच मिक्सिंग अभी भी क्या आएगी, 0 आएगी। इधर आओ, डेल्टा एच यहां पे बात करनी है, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट में वीक हो गया, तो मैंने ब्रेक करने के लिए 200 तो दे दी, मैंने इसको 200 तो दे दिया, तो मेरे में प्लस लिखा हुआ है। इधर से जो है मेरे को वापस बॉन्ड वीक बना, तो नई जो एनर्जी रिलीज हुई है वो 80 या 90 की होगी, 80 या 90 की हुई, तो 2 बॉन्ड बने हैं तो 180 की रिलीज होगी, तो प्लस 200 माइनस का 180 मींस प्लस का 20, तो डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन 0, इधर लेस देन 0। ये बात समझ में आ रही है। चले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या आएगी। एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर मिक्सिंग करते हो ना तो रेंडमनेस हमेशा बढ़ती है, चाहे कैसा भी सॉल्यूशन बने। अगर रेंडमनेस हमेशा इंक्रीज हो रही है इसका मतलब डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, यहां पे भी डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 और यहां पे भी डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, चले आगे बात को। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड, कि एग्जाम्पल को कैसे को रिलेट वगैरह करने। आइडियल सॉल्यूशन जब भी दिखे, आइडियल सॉल्यूशन जब भी दिखे तो उसके एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो होमोलोगस सीरीज जैसे दिखेंगे या एक जैसे दिखेंगे। अभी मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, देखो अगर आपको रियलिटी में मालूम करना है कि सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव है या नेगेटिव डेविएशन का, तब तो आपको पूरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करने आने चाहिए अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, अदरवाइज आप जो एनसीईआरटी वगैरह में दे रखे उनको याद रख लेते हो तो काम तो चल जाएगा उससे भी। मैं देखो एक्सप्लेन भी करके बता दूंगा, तो समझे एग्जाम्पल। यहां पे जैसे यहां पे लिखा हुआ है बेंजीन प्लस टोलुइन, होमोलोगस सीरीज है, एक जैसा दिख रहा है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये लो एक जैसा ही दिख रहा है, Cl की जगह Br आ गया। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड,
हेक्सेन एंड हेप्टेन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इसके तो बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन, वाटर प्लस एल्कोहल C2H5OH, C2H5OH प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये आएंगे। इसके एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस CHCl3, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन CH3COCH3, फिनॉल प्लस एनिलीन, ठीक है, HNO3 प्लस वाटर, ये इसके एग्जाम्पल है। खूब सारे एग्जाम्पल है, कोई लिमिट नहीं याद करने की, बट मैं आपको ये कह रहा हूं जो मॉड्यूल में और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है उनको आप याद कर ले, ये क्वेश्चन जरूर बनता है और आता एग्जाम्पल है। इस साल भी आया, ठीक है, और 19 में भी आया, तो ट्रेंड ये रह रहा है कि एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब सुने बात को, अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक्सप्लेन होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बता रहा हूं कैसे एक्सप्लेन होता है बेसिकली। देखिएगा, अगर मैंने बेंजीन और टोलुइन लिया, समझिए बात को, अगर मैंने बेंजीन और टोलुइन लिया, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ना मेरे हिसाब से, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे चेक करते हैं, जैसे मैंने लिया C2H5OH और एक लिया एसीटोन, C2H5OH और एक लिया एसीटोन, ठीक है बात। C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसके अंदर कौन सा था, CH3COH के अंदर डाइपोल का होगा, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। और जब C2H5OH को इसके साथ मिक्स करूंगा, तो अब कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, अब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का ही बनेगा, अब भी कैसा बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का ही बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो इसके कंपैरेटिव में कम बनेगा, जो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ पहले वाले के कंपैरेटिव में क्या आएगी, कम आएगी। ये आपको चेक करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक। मैं बोल रहा हूं कम बनेगा, अगर कम बन रहा है तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम जो था उससे अगर कम बन जाए, जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था अगर उससे कम बन जाए तो पॉजिटिव डेविएशन है। ये लो पॉजिटिव डेविएशन का, और नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले मैक्सिमम था उससे भी ज्यादा बन जाए तो उसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। जैसे नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल समझो, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, तो मैंने कहा क्लोरोफॉर्म के अंदर कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल का, चलो साहब, और एसीटोन के अंदर भी डाइपोल डाइपोल का, दोनों एक तरीके से सेम हो गए, है ना। और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन होगा तो मैंने कहा सुनना बात को ढंग से, अगर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन होगा ना तो उस कंडीशन में ऐसी कंडीशन बनने वाली है, ये क्लोरोफॉर्म, ये एसीटोन, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस बार, ठीक है। ये अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन डाइपोल डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल दोनों वाले से स्ट्रोंग बन गया, तो न्यू अट्रैक्शन फोर्स इज स्ट्रोंगर देन ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स, और ओल्ड में भी जो मैक्सिमम है उससे भी अगर ज्यादा आ रहा है तो कैसा बनेगा, नेगेटिव डेविएशन। देख लो, पहले डाइपोल डाइपोल के थे, डाइपोल डाइपोल में दोनों वाले के कंपैरेटिव में एच बॉन्डिंग जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो कैसा आएगा, नेगेटिव डेविएशन का। बात क्लियर हो गई सारी, चलो आगे बात करते हैं। ये एग्जांपल हो गए, 5 बेसिक डिफरेंस हो गए, डेफिनेशन वगैरह हो गई सारी, आइडियल नॉन आइडियल की। एक बात सुने, एनसीईआरटी में आपको इससे रिलेटेड एक वर्ड लिखा हुआ है वो समझ ले, फिर इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूं मैं, इनसे रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बात कर लेते हैं।
चलिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है वो अपन बात करते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है एजियोट्रोप। वर्ड लिखा हुआ है एजियोट्रोप। क्या होता है एजियोट्रोप? ठीक है, एजियोट्रोप होता क्या समझिए। एजियोट्रोप इज द मिक्सचर, इट इज द मिक्सचर in which composition in liquid phase and vapor phase are same। एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन जो है वो लिक्विड फेज हो चाहे वेपर फेज हो, दोनों में कंपोजिशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर जैसे आपके पास ये कंटेनर है, अगर ये कंटेनर है तो इसमें एक्स ए यहां पे होगा, एक्स बी यहां पे होगा, वाई ए यहां पे होगा, वाई बी यहां पे होगा। ठीक है, अगर एक्स ए बराबर वाई ए हो, लिक्विड एंड वेपर फेज का कंपोजिशन सेम हो, एक्स बी बराबर क्या हो जाए? वाई बी हो जाए। ये अगर कंपोजिशन सेम आ रहा है तो ऐसे मिक्सचर को ही अपन क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप। अपने आइडियल नॉन आइडियल पढ़ा था, क्वेश्चन भी किए थे न्यूमेरिकल आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। कभी ऐसा हुआ था कि एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया? नहीं हुआ ना। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं, आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉर्म, आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉर्म एजियोट्रोप मिक्सचर। कौन बनाएगा? नॉन आइडियल वाला ही बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा? नॉन आइडियल वाला। अब नॉन आइडियल में भी देखिए, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जो पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो कैसा एजियोट्रोप बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। इसका मतलब क्या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब? अगर जैसे सपोज करो ये H2O प्लस इथेनॉल बनाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने मान लिया T1 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 मान लिया। ठीक है, और मेरे को मालूम है T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है, ये तो मेरे को मालूम ही है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्कोहल से। इनका जो मिक्सचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इनका, इसका जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो आता है वो लेस देन होगा किससे? T2 से भी। जो मिनिमम होगा उससे भी कम आएगा, जो मिनिमम होगा उससे भी कम आएगा। वाटर का 100 होता है और इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इन दोनों का जब मिक्सचर बनेगा नॉन आइडियल मींस पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 से भी क्या आएगा? कम आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन T2, ये उससे भी कम आएगा। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है? कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है? कम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कैसा बनाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। नेगेटिव डेविएशन वाला कौन है? क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है। तो जब अगर ये है तो उस कंडीशन में देखिए, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने T1 माना, इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 माना, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर जो बनेगा एजियोट्रोप बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ग्रेटर देन होगा इवन T1 ऑब्लिक T2, कोई भी हो उन दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रख लिए एजियोट्रोप के बारे में,
एजियोट्रोप को जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक वगैरह में पढ़ा होगा आपने। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप जब उसे हीट करना स्टार्ट करते हो तो जैसे ही टेम्परेचर 60 से ज्यादा होता है, 60 से ज्यादा होता है, तो 60 वाला वेपर बन के ऊपर उठ जाएगा, उसको आप कंडेंस करके सेपरेट कर लो और पीछे 100 वाला बच जाएगा, तो दोनों सेपरेट हो गए। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो, किनको, एजियोट्रोप को। हाँ, ग्राफिकल बात करनी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो आपको पहले बता चुके थे कि ग्राफ ऐसा बना था, लास्ट क्लास में बताया था। ग्राफ ऐसा बना था, ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन था, इधर मोल फ्रैक्शन थी x, इधर x a की वैल्यू थी 0, x b था 1, इधर x a की वैल्यू आएगी 1, x b आएगा 0, इस टाइप का ग्राफ बना था। ये इस टाइप का, ये PS की लाइन थी, ये जो लाइन थी वो किसकी थी बताओ, PB की, और ये किसकी लाइन थी, PA की। ये जो ब्लू लाइन से लिखा हुआ है इसके थ्रू, वो तो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब मैं जो रेड लाइन से लिखने वाला हूं, रेड पेन से लिखने वाला हूं, वो नॉन आइडियल का होगा। पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो ये लो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो तो हर कंपोनेंट के लिए राइट होगा, बिल्कुल राइट होगा साहब। ये जो रेड लाइन से लिखा है ये पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल का है, ठीक है। और ये इस टाइप से जो लिखूंगा, एक ही बना रहा हूं मैं ब्लैक वाला, ये अगर इस टाइप से आए तो ब्लैक वाला कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल का हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। बात क्लियर, चले अब आगे। चलो, ये बात हो गई सारी अपनी, एजियोट्रोप आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, एजियोट्रोप हो गया, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ वगैरह सारे बात हो गए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सारे करवा दिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार टॉपिक बताए थे, इसका मतलब चार में से एक टॉपिक हो गया अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। The properties of the solution, the properties of solution which depends on number of moles solute, which depends on number of moles of solute, are known as colligative property. The properties of the solution which depends on number of moles of solute, जो number of moles of solute के ऊपर डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो किसके ऊपर डिपेंड करे? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये अगर इंक्रीज हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, मतलब इसका मतलब तो यही हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, इसका मतलब, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर कौन कौन सी? फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो अपन पढ़ चुके हैं,
relative lowering in vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. Depression in freezing point. And fourth, osmotic pressure. ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधा पूछ लिया जाए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो सीधा आपको मालूम चले। थर्ड नंबर पॉइंट, फॉर बेटर रिजल्ट, अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फॉर बेटर रिजल्ट सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड। शुड बी डाइल्यूटेड। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूटेड होना चाहिए। डाइल्यूटेड का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन हो और डाइल्यूट हो तो मोलेलिटी भी किसके बराबर हो जाती है? मोलारिटी के बराबर हो जाती है। मोलेलिटी भी किसके बराबर हो जाएगी? मोलारिटी के बराबर आ जाएगी। इसका यूज क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का? यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन, किसके लिए काम में लेते हैं? टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया, सॉल्यूट का अगर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो कौन सी मेथड काम में लोगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेथड यूज में लोगे। अब जब आपके पास न्यूमेरिकल बनेगा तो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल यही बनने वाला है। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बनेगा? यही बनने वाला है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बात? चलिए एक फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब पूरा का पूरा खेल जो है वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड बात होगी। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पूरी की पूरी बात अब जो है वो इसी से रिलेटेड रहेगी अपनी। ठीक है, सुनना बात को। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, when non-volatile solute added in volatile solvent, when non-volatile solute added in volatile solvent, then vapor pressure of the solution decrease according to Raoult's law. Relative lowering in vapor pressure Pa naught minus Ps upon Pa naught is equal to xb mole fraction of non-volatile solute Nb upon Na plus Nb. In colligative property, we use the solution should be diluted. For diluted solution, Nb is very very less than Na, then Pa naught minus Ps upon Pa naught is equal to Nb upon Na आ जाएगा। ठीक है, अब सुनना बात को, सुने बात को सुने। For given mass of solvent, for given mass of solvent, सॉल्वेंट का गिवन मास है, जैसे मैंने दे दिया 54 ग्राम वाटर है तो इसके मोल तो फिक्स हो गए ना 3। अब ये तो चेंज हो गए नहीं, तो Pa नॉट माइनस Ps जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा किसके? Nb के। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आए, जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रूव हो गया यहां पे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बात और सुने, एक बात और सुने, अगर मैं ऐसा बोलूं Pa नॉट माइनस Ps अपॉन Pa नॉट इज इक्वल टू Nb अपॉन WA इंटू Ma, ये तो कांस्टेंट है ना Ma,
तो पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा मोलिलिटी के भी। पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा मोलिलिटी के भी, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हुआ तो। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है? मोलिलिटी के, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है तब तो। ठीक है बात, तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही थी। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे तब अपन को मालूम चलेगा बेसिकली न्यूमेरिकल कैसे बनता है, कैसे डाइल्यूटेड का यूज करना चाहिए, तो वो अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की भी बात करने वाले हैं। ठीक है बात, यहां तक करना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है।